सबसे पहले बात अब राजस्थान की। राजस्थान में जल्द ही देखिए चुनाव होने हैं शहर शहर, लेकिन उससे पहले तनाव है। भीलवाड़ा में एक ही समुदाय के दो लोगों की पिटाई कांड से गुस्से का उबाल है। तो जोधपुर हिंसा में बीजेपी को पीएफआई कनेक्शन दिख रहा है। जोधपुर में हालात देखते हुए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। अलवर में मंदिरों पर बुलडोजर को लेकर आज बीजेपी अलवर के दूसरी जगहों पर मार्च निकालने जा रही है। वहीं 2 अप्रैल को करौली में हुई हिंसा भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान में तनाव कैसे गहरा रहा है। हालांकि गहलोत सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी अब यहां पर इलेक्शन मोड पर आ चुकी है और इसीलिए इस तरीके की घटनाएं उनकी तरफ से कराया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि खुद वो राज्य यानी गहलोत राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं और आरोप बीजेपी और संघ पर लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा, जहां पर 2 युवकों पर हमला हुआ है। वहीं आपको हम ये दूसरी तस्वीर जोधपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया है ताकि तनाव की स्थिति वहां और ना बढ़े। राजस्थान के जोधपुर में माहौल गर्म है। इस शहर में 6 मई रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। जोधपुर और करौली में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के मुताबिक दोनों शहरों में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है। जोधपुर में अब तक 140 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जोधपुर में बीजेपी के नेताओं ने डेरा डाल रखा है और सरकार से सवाल किया कि आखिर खुफिया अलर्ट था तो सरकार क्यों सोई रही, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, क्यों उन जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती नहीं हुई जहां पर यह माना जा रहा था कि कुछ विवाद बढ़ सकता है। ये तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो राजस्थान में किस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। करौली में देखिए हिंसा पर अब सियासत जारी है। कर्फ्यू हालांकि और नजर बनाई गई है, पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है ताकि हालात वहां पर सामान्य ही रहे जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल दिख रहे हैं। लेकिन और ऐसी जगह है राजस्थान में जहां पर जमकर बवाल हो रहा है और उसको लेकर सियासत भी हो रही है। देवंकुर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जोधपुर से जुड़ चुके हैं। देवंकुर, आपसे सीधे जानना चाहेंगे वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर तनाव की स्थिति दिख रही है और उसके लिहाज से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि जो जगहों पर इनको सुरक्षा पहले देनी चाहिए आप वहां से चूके और अब आप इल्जाम बीजेपी पर डाल रहे हैं। देखिए अर्पिता, ऐसा है, मैं जोधपुर के जालोरी गेट इलाके के पास में हूं। इस समय 10 थानों के इलाकों में इस समय जोधपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। ये कर्फ्यू 3 तारीख को ही लगा दिया गया था, तो आज तीसरा दिन है कर्फ्यू को लगे हुए। और किस तरह से पुलिस लोगों को रोक रही है, उनको जाने से मना कर रही है या फिर उनसे पूछ रही है आपको कहां जाना है, क्या किसी आवश्यक वस्तु को लेने जाना है, क्या स्कूल अस्पताल जाना है, तो ये तमाम बातें पूछी जा रही हैं। उसके बाद ही पुलिस जो है वो लोगों को जाने दे रही है। बहुत ज्यादा अर्पिता लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने पूछा कि कौन कौन सी वो जगहें हैं जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो बता दूं न केवल जोधपुर पर भीलवाड़ा से भी सांप्रदायिक तनाव की खबर आ चुकी है, दंगे की खबर आ चुकी है। तो पहले करौली, उसके बाद अलवर में मंदिरों का टूटना, उसके बाद जोधपुर में सांप्रदायिक दंगे होना, उसके बाद भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव होना। क्या ये कोई सुनियोजित साजिश है राजस्थान के अलग अलग शहरों में, जिलों में टेंशन क्रिएट करने की, तनाव क्रिएट करने का, या फिर ये स्पॉन्टेनियस 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हैं? ये बताना प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। पर साफ तौर पर भाजपा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि जो पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया है, पीएफआई है, वो इस साजिश के पीछे है, राजस्थान में दंगे भड़काने के। बीजेपी के ऊपर कांग्रेस की जो सरकार है, अशोक गहलोत की जो सरकार है, वो कह रही है कि प्रदेश में बीजेपी अभी से चुनावी मोड में जा चुकी है। बीजेपी ये चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, दंगे कर रही है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए दाम है, उस पर वो जवाब लोगों को कुछ दे नहीं पा रही है। तो उसको लगता है कि केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वो चुनाव जीत सकती है राजस्थान में। तो इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है, जो कि राजस्थान के कई शहर हैं जैसा कि जोधपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पे अमूमन ऐसा माहौल नहीं देखा जाता था। पहले सांप्रदायिक सौहार्द रहता था, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, पर पिछले कुछ 1.5-2 महीने से ऐसा माहौल राजस्थान के कई जिलों में सामने आया है जहां पर साफ तौर पर सांप्रदायिक तनाव
को पैदा करने की, क्रिएट करने की कोशिश की गई है और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार साफ तौर पर अर्पिता इसमें विफल रही है कि वो ऐसी स्थितियों को बनने ना दे या कंट्रोल कर सके। मैं जोधपुर की बात आपको बता सकता हूं, 12:30 के करीब 3 मई को ईद के पर्व पर राजस्थान में जालोरी गेट के पास हिंसा होती है। उसके बाद दोबारा से 8:30 बजे के करीब जब ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी थी, उसके बाद दंगई अलग अलग गलियों में, जिसमें से एक गली में मैं खड़ा हूं इस समय, यहां पर आती है, भीड़ लोगों के घरों के अंदर घुसती है, तलवारें लेकर देव अंकुर, आपने देखिए जोधपुर की स्थिति बता दी। अब अलवर की जरा स्थिति समझ लेते हैं। इस वक्त शरद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। शरद, आप वहां पर किस तरीके के हालात देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भारी तैनाती पुलिस बल की है, लेकिन आप जहां पर हैं वहां पर हालात क्या है? देखिए, अलवर में भारी तैनाती है पुलिस बल की और यहाँ पर बीजेपी की रैली है। बीजेपी की रैली में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से जो नेता हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मदन दिलावर विधायक भी पहुंचे हैं। मदन जी, ये रैली जो है आप हिंदुओं की रक्षा के लिए कर रहे हैं, राजगढ़ के लिए कर रहे हैं, जोधपुर के लिए कर रहे हैं, करौली के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम पूरे राजस्थान की रक्षा के लिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी आतंकवादियों को हायर करके मकान तोड़वा रहे हैं, मंदिर तोड़वा रहे हैं और उनका करौली हिंसा से पेट नहीं भरा, राजगढ़ से पेट नहीं भरा, तो उनके गृह नगर में भी उन्होंने आतंकवादियों को हायर करके और हमला करवाया। तेजाब की रैली से तो आपको फायदा होगा? फायदा नुकसान हम नहीं देखते, हम ये देखते कि राजस्थान सुरक्षित रहे, इसलिए राजस्थान वासियों को जानकारी दे रहे कि सतर्क रहें। आतंकवादी अब घुस गए राजस्थान में और वो मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हैं, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आतंकवादियों के साथ स्वयं मुख्यमंत्री खड़े हैं। राजगढ़ के मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ शुरुआत करने आए हो, मंदिर को लेकर, वहाँ कहा जा रहा है बीजेपी का बोर्ड था, फिर आप लोग ये अलवर में इस तरह की रैली क्यों कर रहे हैं? ये सच है कि बीजेपी का बोर्ड था, लेकिन बीजेपी के बोर्ड का प्रस्ताव आपने पढ़ा होगा। प्रस्ताव में करने तो कहीं मंदिर तोड़ने का लिखा है, न मकान तोड़ने का लिखा है, केवल रास्ते को आगे बढ़ाने का लिखा हुआ है। ये राजस्थान में कब तक दंगे होते रहेंगे? 1.5-2 महीने में 3 दंगे हो चुके हैं। ये दंगा रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? ये कांग्रेस जब तक जीरो नहीं हो जाएगी तब तक होते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस कराती रहेगी। वो कर रहे हैं, आप कराते हैं। कांग्रेस कराती रहेगी। अब तो इनको दिक्कत ये है, आप कहें वो कहें, आप तो ये रुकेगी कैसे? ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में इनसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूं हिंदुस्तान में इनसे झूठा कोई आदमी कोई नहीं हुआ। महा झूठे हैं। इसका नाम हुंकार रैली क्यों रखा है आपने? हुंकार रैली रखा है कि हुंकार की आवाज तेज होती है और तेज आवाज से सब लोगों के कानों तक पहुंच जाए कि मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में आतंकवादी राजस्थान में घुस गए हैं, कहीं मंदिर तोड़ रहे हैं, कहीं हमला कर रहे हैं, कई लोगों को मार रहे हैं, कई तेजाब की बोतलें फेंक रहे हैं और मुख्यमंत्री जब ठीक है, यानी देखिए जहां एक तरफ बीजेपी अब हुंकार रैली निकाल रही है और सीधे तौर पर गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है, वहीं दूसरी तरफ आरोप पीएफआई कनेक्शन का भी बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बयान किस तरीके के आ रहे हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस राज में ये पीएफआई जो संगठन है, जिस ढंग से राजस्थान में पैर फैला रहा है, ये सरकार के ध्यान में है, पुलिस के ध्यान में है और ये सारा का सारा कृत्य जो करौली में किया और जो जोधपुर में किया, उसमें उसी का हाथ है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार के वो बहुत ही नजदीक के लोग लगते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं करते। समय पर अगर कार्रवाई करते तो ये हालात नहीं होते और मुख्यमंत्री के अपने घर में इस प्रकार की स्थिति हो जाए तो अब जवाब किससे पूछे? राजस्थान की जनता तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि यह जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो एजेंसियां काम कर रही है, उनको सख्ती से, जैसे योगी जी ने निपटा उसी तरह से आप निपटोगे तो प्रदेश में शांति, अमन, चैन रहेगा। कि मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सीधे उंगली खड़ी करता है। करौली की घटना के बाद ये दूसरी घटना जो अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि इस तरीके से जो अराजक तत्व हैं उनको अशोक गहलोत जी के राज में संरक्षण मिलता है और वो इसलिए मिलता है कि पीएफआई का उनका प्रेम जगजाहिर है। वो कोटा में पीएफआई को परमिशन देते हैं, यहाँ रामनवमी पे हिंदू नववर्ष पर वो रोक लगाते हैं। 17 जिलों में 144 इम्पोज की, 107-16 की कार्रवाई की। तो कुल मिलाकर जब इस तरीके का अपीजमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह जोधपुर में, देखिए उनकी हालात को देखती समझती ये रिपोर्ट। जोधपुर की इस गली में अभी स्थिति सामान्य नजर आ रही है। यहाँ पर कमोवेश एक खामोशी सी है, लेकिन क्या हुआ था उस रोज? आप में से लोग थे जो उस समय यहाँ पर थे, क्या हुआ?
वहाँ से कम 150 से 150 आदमी आए थे। हाथ में एक तो कई हो तेजाब, तलवार और बाटे पत्थर, और हम करीब 5-7 जने थे यहाँ पे, और उन्होंने ईंटों की बरसात कर दी और तेजाब की। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? इस इलाके में पहले भी ऐसा नहीं हुआ था, और सिलावटे के मोहल्ले में जो हुआ है वो हम उसको विरोध दर्ज कराते हैं। और ये जो है ये सिलावटों के मोहल्ले के बंदे नहीं थे, ये बाहर के आए हुए जो है बुलाए हुए, भले किसी पार्टी के भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता बीजेपी या कांग्रेस। मतलब आपको लग रहा है कि सामान्य हो सकता है, नहीं हो सकता है? आपको ये चोट कहाँ पर है? मैं अपने घर में खड़ा था। आपका घर किधर है? सिलावट का बास की तरफ। मैं अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था, बाहर हो हल्ले की आवाज आई तो खिड़की में आके देखा करीब 200-250 बंदे थे, हाथ में नंगी तलवारें, सरिये, लाठियां, बोतलें और पत्थर और लेके चिल्ला रहे थे, जोर जोर से गालियां बोल रहे थे, गाड़ियों पे वार कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। उसी दौरान एक पत्थर मेरा सिर में भी लगा। अच्छा, सर में पत्थर से चोट। हाँ। यहाँ तक आने के बाद में उन्होंने इस घर के दरवाजे बहुत खटखटाए, उसके बाद में आगे यहाँ से पत्थर शुरू किए, पत्थर मारने, और एक जना एसिड। ये आपका है? हाँ, ये मेरी है। तो क्या हुआ था उस टाइम? मैं तो यहाँ पर अंदर बैठा कि मेरी तबीयत बरोबर थी नहीं। 11 बजे की बात है, 3 तारीख को। यहाँ पर उल्ले होता है आगे, मैं खाना खा के बैठे था, और एक 5 मिनट में आए, दौड़ते आए वो लोग लेके, पत्थर फेंके, यहाँ पत्थर यहाँ पर, फिर यहाँ फेंका, और यहाँ फेंके, एक ऊपर आया आसमानी बुजुर्ग सा, वो अंदर खींचा, अंदर लॉक लगा हुआ था, तो उसको फिर वो लात मार के चला गए। जो पत्थरबाजी कंटिन्यू चलती रही, एक जना आगे दौड़ा एसिड लेके, वो एसिड लेके सीधा उधर भवन के पास में जाके एसिड फेंक दिया था उसके ऊपर, बोतल में लेके आए थे, वो एसिड की बोतल वहीं फूट गई। बचाव के चक्कर में वहाँ जो भी खड़े थे वो सब अंदर दौड़ चले गए। अंदर जाने के बाद उनके पाँव के निशान वहाँ पे है। ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, यहाँ पत्थर पड़े थे, बारीक बारीक जो कचरा पड़ा था वो यहाँ उठा के यहाँ पे रखा, और उनमें से पत्थर लेके फेंकने शुरू किए। वो भी आज सवेरे उन्होंने उठा के, कल रात को डे नाइट उठा के लेके चले गए, और वो सब गायब कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो एसिड डाला था, एसिड डालने के बाद में उन्होंने देखा कि सामने से गैदरिंग पूरी आ रही है, वो सबके सब एक साथ में भग गए। तो ये स्वर्णकारों की गली है, यहाँ पर बहुत सारे आप ज्वेलर्स के दुकान देख लेंगे, और चूंकि अक्षय तृतीया के समय में ये घटना हुई है, इस वजह से जो आशंकाएं हैं वो कई कोण के साथ जुड़ जा रही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जोधपुर आज तक। वहीं देखिए, कुल मिलाकर जो सियासत चल रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन इस बीच बयानबाजियां भी हो रही है। और गहलोत क्या कह रहे हैं? राजस्थान में हिंसा पर सीएम गहलोत बोल रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की दंगा भड़काने की दरअसल ये साजिश है, क्योंकि चुनाव मोड में बीजेपी अब आ चुकी है, और इसीलिए राजस्थान के अलग अलग जगहों पर इस तरीके की घटनाएं बीजेपी और आरएसएस करा रही है। हाथ में रखो, मोबाइल पे जोर मत दो। जाति के नाम लगा दीजिए, खतरनाक है, खतरनाक है। अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को जी, पर देश हित में नहीं है। सही साल अगर 70 साल के बाद में टूट रहा जी, जैसे टूट गया, कई टुकड़े हो गए। हमारा मुल्क एक रहा, अखंड रहा, सभी जाति, सभी धर्म, सभी बोलिए, सभी भाषाएं अलग अलग है, तब भी हम लोग एक जुट रहे। और आप देखो, आग लगा रहे सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छोटी घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिए सब लोगों को। वो लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। और ये हमने तय कर रखा है, किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे, और ये जो इनकी हरकतें हैं इनका मुकाबला करेंगे। और अब बात जरा भीलवाड़ा की भी करते हैं, जहां एक खास समुदाय के 2 युवकों पर कुछ लोगों ने हमला किया और उनकी गाड़ी आग के हवाले कर दी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और सांगनेर इलाके में पुलिस की सख्त तैनाती की गई। भीलवाड़ा का उपनगर सांगनेर अति संवेदनशील क्षेत्रों में माना जाता है, और डीएम से लेकर एसपी तक इलाके का जायजा लेते नजर आए, और हालात पर उनकी तरफ से नजर बनी हुई है। गाड़ी जला दी और 2 लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारा है, एक का सिर फोड़ दिया है, एक के हाथ पैर तोड़ दिया है। जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और बोल रहे थे को मारेंगे।
को मारेंगे। ये देखो, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है, सिर फोड़ दिया। ये देखो, ये देखो तलवारों से, सरियों से, बेसबॉल के डंडों से मारा इनको और ये गाड़ी जला दी। देखो ये गाड़ी जला दी। देखो अरे इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रोग्राम वाला तो बोले, प्रोग्राम वाला हाँ यही वही प्रोग्राम वाला। बात सुनो मेरी, मैं यहाँ से गया था तो बाकी के आदमी। सांगानेरी गेट थाना स्टेशन के क्षेत्र में एक घटना रिपोर्ट हुई जिसमें रिपोर्टेडली 2 ऐसे लोग थे जो बैठ करके अपना खाना वगैरह खा रहे थे और उन पर अटैक हुआ। तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ नकाबपोश लोग आए थे। तो इसकी तफ्तीश जारी है। जो ज़िले में अलग अलग जगह CCTV कैमरास लगे हैं उसको देख करके तफ्तीश जारी है कि कौन लोग थे और इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। जो 2 लोग थे उनमें से एक को बहुत ही माइनर चोट आई है और उनका एक्सरे वगैरह कराया तो उनके कोई अंदरूनी चोट नहीं है। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको सिर पर माइनर चोटें आई हैं, उनको स्टेबल है कम्प्लीटली पूरी तरह से और केवल ड्रिप पर रखा गया है और डॉक्टर्स मुस्तैद हैं, जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। मैं आमजन से यही अपील करूँगा कि कोई भी ऐसी अफवाह पर ध्यान न दें और जिले में पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखें। राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार राणा दंपति के आज जेल से रिहाई हो सकती है। कल उन्हें अदालत से जमानत तो मिली लेकिन कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से रिहाई नहीं हो पाई। हनुमान चालीसा पाठ की जिद पर 23 अप्रैल को राणा दंपति गिरफ्तार हुए थे। अब रिहाई का इंतजार है। वो तारीख आ गई है जब सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा दोनों जेल से बाहर कदम रखेंगे। आज 12वें दिन दोनों को आजादी मिल रही है। उम्मीद है कि दोनों दोपहर में किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। एक दिन पहले ही बोरीवली कोर्ट से दोनों को जमानत मिली लेकिन वक्त कम होने की वजह से कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। कागजात जेल तक नहीं पहुंचा। ऐसे में एक और रात सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ी। अदालत ने कल शर्तों के साथ जमानत दी। कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत देते हुए इस मामले पर वे मीडिया से बात नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। पीएम के दौरे का समापन फ्रांस से हुआ लेकिन ये उनके इस दौरे का सबसे अहम पड़ाव भी था, खासतौर पर रूस यूक्रेन जंग के लिहाज से, क्योंकि भारत और फ्रांस जैसी 2 शक्तियों के 2 बड़े नेता नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ही दुनिया के 2 वो नेता हैं जो इस जंग को थामने का मादा रखते हैं, जिनकी बात को यूक्रेन से लेकर रूस तक गंभीरता से सुनता है। इस खास पेशकश में हम आपको पीएम के दौरे से जुड़ी हर अहम बात बताएंगे। तो 3 दिनों के यूरोप दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज भारत लौट रहे हैं। कल पीएम ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। भारत फ्रांस रिश्तों के 70 साल पूरा होने और रणनीतिक भागीदारी के 24 साल होने के मौके पर यह अहम मुलाकात मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।
तो फ्रांस के साथ देखिए अहम बातचीत हुई और मुद्दे कौन कौन से अहम रहे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये महत्वपूर्ण बातचीत, आपसी रक्षा सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये बातचीत अहम मानी गई। अर्थव्यवस्था को लेकर यहां बातचीत हुई है, यानी किस तरीके से अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, चाहे वो भारत की हो या फ्रांस, किस तरीके से सहयोग बढ़ सकता है। समुद्री सुरक्षा पर भी यहां पर बात हुई है, दोनों नेताओं के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर बातचीत हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि फ्रांस की मेरी यात्रा संक्षिप्त लेकिन बहुत बढ़िया रही। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और मैंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मैं उन्हें और फ्रांस सरकार को उनके शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। तो ये ट्वीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये तस्वीरें बता रही है कि फ्रांस के लिए भारत की अहमियत कितनी ज्यादा है। 10 रोज पहले ही दोबारा जीतकर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में कुछ इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ये गर्मजोशी और आपसी जुड़ाव यूं ही नहीं है, इसके पीछे दोनों देशों और नेताओं की गहरी आपसी समझ और रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के आखिरी पड़ाव के तौर पर बुधवार की रात पेरिस में थे और जिस एक मुद्दे पर मैक्रोन से उनकी चर्चा के कयास थे, उस पर गंभीर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन जंग पर बात की। भारत ने फिर कहा कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकले। Yes, I think the developments in Ukraine did come up for discussion between the two leaders, and they exchanged their perspectives on the developments there. Prime Minister Modi gave a very elaborate understanding of the space from where Indian position originate and comes for, which calls for the immediate cessation of hostilities and the resolution to the ongoing situation through diplomacy and dialogue. जंग ही नहीं, मैक्रोन और पीएम मोदी ने जंग से उपजे दूसरे खतरों पर भी बात की और चर्चा की कि कैसे जंग की वजह से दुनिया को होने वाले दिक्कतों से बचाने में दोनों देश मदद कर सकते हैं। The two leaders also spoke very extensively, exchanged views very extensively on the cascading effect of the situation in Ukraine in terms of global food shortages, shortages of commodities such as fertilizer, and how the two countries can partner together in order to address some of these challenges which are very real and felt on the ground. इससे पहले पेरिस के एलिसी पैलेस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। स्वागत के बाद करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी और मैक्रोन की तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक भारत और फ्रांस के उच्च स्तरीय डेलीगेशन की चर्चा हुई। भारत और फ्रांस ने अपनी 1998 से चली आ रही रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने पर गंभीर चर्चा की। इसके तहत रक्षा, सिविल न्यूक्लियर इकोनॉमी के मुद्दों में सहयोग पर भी बात की। समुद्री सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी और आतंक के खिलाफ मुहिम जैसे अहम मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की। हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दोनों ने सहमति जताई। इससे पहले पेरिस में भी मोदी मोदी के नारे जमकर गूंजे। पीएम का पेरिस में जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ इन लोगों से मुलाकात की। पेरिस से अंजना ओम कश्यप, आज तक। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन
प्रधानमंत्री जब यूरोप के लिए रवाना हुए थे तब उनके इस दौरे को कूटनीतिक लिहाज से बेहद कठिन माना जा रहा था। अब सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री रूस के खिलाफ लड़ रहे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस को अपनी बात समझा पाएंगे। लेकिन मुलाकातों और बैठकों के दौर में ये बात भी साफ होती गई कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति किसी भी देश के साथ यही नहीं, कोपेनहेगन में अप्रवासी भारतीयों के जोश ने डेनमार्क की पीएम को चकित कर दिया। मंच पर मुस्कुराती डेनमार्क की पीएम के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उनके माइक संभालते ही सबको पता चल गया। I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. डेनमार्क की आबादी सिर्फ 58 लाख है। सवाल यह है कि छोटे से डेनमार्क की इस गर्मजोशी के आधार पर क्या पीएम मोदी के यूरोप दौरे को कामयाब माना जा सकता है? I would also like once again, please teach the Danish population. No. डेनमार्क दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है, जिसकी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो कुछ कहा, उसने नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की पहली बड़ी कामयाबी रेखांकित कर दी। दुनिया भारत के फैसले का सम्मान करती है और मानती है कि रूस पर भारत अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे तो यूक्रेन युद्ध रुक सकता है, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा कम हो सकता है। My message is very clear. Putin has got to stop this war and to end the killings. I, of course, hope that India will influence Russia also in this discussion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर एक ऐसे वक्त पर आए जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर डेनमार्क। प्रधानमंत्री 3 ऐसे देशों में गए हैं जो सभी रूस यूक्रेन की जंग में रूस के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। और ये वक्त ऐसा भी है जब नेटो देश, अमेरिका, तमाम ये देश हथियार दे रहे हैं इस जंग में यूक्रेन को रूस के खिलाफ। और ये तमाम मुल्क चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी रूस की आलोचना करे। लेकिन भारत का स्टैंड ये है कि हम युद्ध के विरुद्ध हैं, यूक्रेन में जंग रुकनी चाहिए, लेकिन ये आपसी बातचीत और चर्चा के जरिए ही मुमकिन होना चाहिए। Through its attack on Ukraine, Russia has violated fundamental principles of international law. The war and the brutal attacks against and on the civilian population in Ukraine show how unrestrained Russia has been in violating the fundamental principles of the UN Charter. Thus, I repeat my appeal to Vladimir Putin: end this war, end this senseless killing, withdraw your troops from Ukraine. हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं।
कूटनीतिक मोर्चे पर फ्रांस की भी अपनी मजबूरी है। ऑक्स समझौते से अमेरिका ने उसे दूर रखा है। $66 बिलियन का ऑस्ट्रेलिया से हुआ उसका करार भी खत्म हो गया है। इससे नाराज फ्रांस अब भारत को अपने साथ रखना चाहता है और इसीलिए मैक्रोन ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जिस नेता को अपने यहां बुलाया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे के आखिरी पड़ाव में उस देश पहुंचे जिसे भरोसे के पैमाने पर दूसरा रूस कहा जा सकता है। फ्रांस ने भारत को कई खतरनाक और शक्तिशाली हथियार दिए हैं। इसमें मिराज से लेकर राफेल जैसे घातक फाइटर प्लेन शामिल हैं। मिराज से भारत ने 1999 में करगिल में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी को भी फ्रांस के मिराज 2000 ने बखूबी निभाया था। इसके अलावा फ्रांसीसी राफेल की क्षमता से चीन भी थर्राता है। फ्रांस 36 में से 35 राफेल विमान भारत को सौंप चुका है। ये सभी राफेल भारत की उत्तर और पूर्वी मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ तैनात भी हो चुके हैं। फ्रांस अब चाहता है कि भारत मेड इन इंडिया राफेल को लेकर भी उससे डील करे। भारतीय वायुसेना मेड इन इंडिया के तहत 114 फाइटर प्लेन खरीदना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 600 लड़ाकू विमान है। इसमें सुखोई, मिग-29, मिराज 2000, जैगुआर, मिग-21, तेजस और रफाल शामिल है। अगले 4 साल में भारतीय वायुसेना 4 मिग-21 के स्क्वाड्रनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देगा और इस दशक के अंत तक मिराज 2000, जैगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमान भी सेवा से बाहर हो जाएंगे। यही एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना अब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि मरीन ली पेन को चुनाव में हराकर इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन के खिलाफ फ्रांस भारत के लिए एक भरोसेमंद दोस्त और अत्याधुनिक सैन्य सामग्री का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। फ्रांस के भारत के करीब आने की एक बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से बना ऑकस है, जिसमें अमेरिका ने न तो फ्रांस को इस गुट में शामिल किया और उसका ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी बनाने का ठेका भी रद्द करवा दिया। इससे फ्रांस इतना भड़का कि उसके विदेश मंत्री ने इसे पीठ में छुरा भोंकने जैसा बताया। अमेरिकी धोखे से घबराए मैक्रोन ने पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी को फोन घुमाया और अमेरिका को संकेत देते हुए ट्वीट किया, नमस्ते प्रिय साथी, प्रिय मित्र, आपका हमारी सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए शुक्रिया। भारत और फ्रांस मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम साथ काम करते रहेंगे। आतंकवाद का मामला हो या फिर यूएन, भारत के लिए स्थायी सीट की मांग का समर्थन फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। चीन की बढ़ती चुनौती के बीच भारत और फ्रांस दोनों का कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना वक्त की मांग है। पेरिस से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। 3 दिन के पीएम मोदी के इस यूरोप दौरे में उनकी मुलाकात दुनिया के 8 बड़े नेताओं के साथ हुई। 25 से ज्यादा पीएम के कार्यक्रम हुए और इसका नतीजा ये रहा कि भारत की कूटनीति की धमक दुनिया में सुनी गई। जंग के बीच शांति का मंत्र देकर पीएम ने यह भी जता दिया कि नए दौर के भारत पर किसी का दबाव नहीं है। इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।